हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जामर 24। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार अग्निशमन सेवा फायरमैन भर्ती परीक्षा के लिए एक नया सेट बनाएंगे जो कि पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेट को स्टार्ट करते हैं। एक किस्म का शक्कर 3 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम पर 20% हानि पर और दूसरी किस्म ₹6 प्रति किलोग्राम पर 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि समान मात्रा में दोनों को मिलाया जाता है और मिश्रण ₹5.40 प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि ₹3.20 प्रति किलोग्राम पर 20% हानि में बेचा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा ₹3.20 बट्टा में हो जाएगा हमारा 80। यहाँ पे 100 में से हम लोग 20 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 80 इंटू 100 कॉस्ट प्राइस के लिए। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा 100। तो यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 8 से 32 कट जाएगा 4 बार में। पहले वाला शक्कर है वो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो पहले वाला का है ₹4 कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब दूसरे वाले का निकालते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ₹6 प्रति किलोग्राम पर 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो इसका हम लोग कॉस्ट प्राइस पहले निकालेंगे तो हो जाएगा ₹6। कितना परसेंट लाभ हो रहा है, तो यानी 20%। तो नीचे करेंगे हम लोग 120 गुणे 100। यहाँ से 120 से 100 कटेगा, यहाँ पर 6 बार में 120 और 5 बार में 100, 6 से 6 कट जाएगा, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना है ₹5। यानी पहले वाले का है ₹4 कॉस्ट प्राइस और दूसरे वाले का है ₹5 कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि दोनों को समान मात्रा में मिलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाला का हम लोग ले लेते हैं कि पहले वाला जो है कितने रुपए हम लोग निकालते हैं, ₹6 कॉस्ट प्राइस है और दूसरे वाला भी है कितने रुपए कॉस्ट प्राइस निकाले, ₹5 है। तो दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो कितना रुपये हो जाता है, ₹9 पर केजी पे हम लोग को बेचना है उसको। अब यहाँ पे जो हमारा मिश्रण है उसको कितने में बेच रहे हैं, तो ₹5.40 में 1 किलो बेच रहे हैं। यहाँ पे हमारा कितना हो गया है, 2 केजी हो गया है। तो अब लोग 2 केजी हम लोग इसका भी कर लेते हैं। तो 5.40 गुणे 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी ₹10.80 में हम लोग इसको बेच रहे हैं। तो कितना हमारा प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे हो रहा है ₹9। अब यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे ₹10 और 80 पैसा में। तो ₹10.80 में हम लोग ₹9 माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 80 पैसा, यहाँ पे हो जाएगा ₹1, यानी ₹1.80 उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो ₹1.80 प्रॉफिट हो रहा है और कितना हमारा था कॉस्ट प्राइस, आ रहा था ₹9 गुणे 100। पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा 100, यहाँ पे 00 से 00 और 9 से 18 कटेगा 2 बार में, यहाँ पे एक 0 है तो कितना हो जाएगा 20। यानी टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, तो 20%। ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। आंकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे पूछा है कि माध्यिका और परिसर का योग कितना है। तो माध्यिका हम लोग पहले निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कितना यहाँ पे पूरा डिजिट दिया हुआ है और उसके बीच का लेते हैं डिजिट, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 3, 3 6, 3 9, 3 12, 13 और 14, यानी 14 है। तो यहाँ पे कौन कौन सा डिजिट लेंगे हम लोग, तो एक जो 7 नंबर पे आएगा उसको लेंगे और एक जो 8 नंबर पे आएगा उसको लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इसको पहले हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। तो पहले हो जाएगा कौन सा, 1 2 3 4, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये हो जाएगा 5 और ये 6। 7 नंबर पे कौन सा आएगा, तो यहाँ पे 3 आ रहा है 7 नंबर पे और यहाँ पे आ रहा है 3, यानी 8 नंबर पे। 7 नंबर पे भी 3 आ रहा है और 8 नंबर पे भी 3 आ रहा है। तो दोनों को ऐड करेंगे और बट्टा में करेंगे 2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 और डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा हमारा 3, यानी माध्यिका हमारा कितना आ गया, माध्यिका हमारा हो गया 3। अब परिसर निकालेंगे। परिसर के लिए हम लोग करते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको माइनस करते हैं सबसे छोटी वाली संख्या से। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है इसमें 8। 8 में माइनस करेंगे सबसे छोटी संख्या, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, कोई भी एक 2 ले लेते हैं यहाँ से। तो 2 हो जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पे माध्यिका निकल गया हमारा 3 और परिसर निकल गया हमारा 6 और दोनों का योग पूछा है। तो 6 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उसमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मे लगाती हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि स्कूल में 1400 छात्र हैं, ठीक है। तो पहले निकालेंगे हम लोग, स्कूल में कितने हैं, 1400 छात्र हैं, जिसमें से केवल 25% जो है चश्मे लगाते हैं, ठीक है। तो इसका निकालेंगे हम लोग 25%। तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 का 0, 10 कैरी 25 और 10 35, यानी 350 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि क्या करते हैं, चश्मे लगाते हैं। अब इसमें से बोला है कि यहाँ पे 2/7 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बतानी है।
तो 7 में से 2 माइनस कर देंगे, यानी 1 में से टोटल मान लेते हैं कि 1 है, और 2/7 माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 5/7। या फिर हम लोग डायरेक्ट 7 में से 2 माइनस कर देते हैं तो हो जाता है 5/7, ऐसे भी कर सकते हैं। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, 5/7 है बट्टे में। अब यहाँ पर संख्या में बताना है तो क्या हो जाएगा, 7×5 = 35, 50 और 50 = 25, यानी कितनी लड़कियां हो जाएंगी, 250 लड़कियां हो जाएंगी। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारा, बीच में यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे आगे हम लोग इससे ज़्यादा में सेल करते हैं तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस होता है, और यहाँ पे अगर कम में सेल करते हैं तो क्या होता है, हमारा लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हमारा कि 6% हानि में पहले बेच दिया है, यानी इधर बेचा है, ठीक है। और उसको कितना चाहिए, 10% लाभ चाहिए, और यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि पहले हम लोग 6% हानि में बेच दिए किसी वस्तु को, तो पहले क्या करेंगे, हम लोग उसका कॉस्ट प्राइस कवर करेंगे, यानी 6 यहाँ पे ऐड कर देंगे, और इसके आने के बाद और हमको क्या चाहिए, 10% प्रॉफिट चाहिए, यानी क्या करेंगे उसमें और 10 ऐड करेंगे, तभी तो उसके बराबर हो रहा है, 64 रुपये के बराबर आ पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 64/6 + 10, यानी कितना हो जाएगा, 16। और कॉस्ट प्राइस के लिए क्या हम लोग करते हैं, हमेशा 100 करते हैं। 16 चौके 64, यानी 400 रुपये उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी लागत मूल्य। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, एक समलंब की 2 समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 16 मीटर और 20 मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 10 मीटर हो तो वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इस पर हम लोग को सॉल्व करना है, 1/2 गुणे लंबाई हो जाएगा 16 प्लस 20 और ऊंचाई कितना हुआ है, गुणे 10। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे 36 गुणे 10। अब इसको कट कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 18, यानी कितना हो जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, एक श्याम पट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। यानी यहाँ पे बोला है कि लंबाई जो है उसके चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है। यदि उसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए। अब बोल रहा है कि लंबाई में अगर कितना बढ़ाना है, 7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई में कितना करना है, कम, 4 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों का तो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो श्याम पट की लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो फ्रेंड इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ऑप्शन के थ्रू। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि फर्स्ट ऑप्शन लेकर देखते हैं तो यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे अगर 28 रखते हैं और यहाँ पे रखेंगे 20 + 8, तो क्या हो जा रहा है, दोनों इक्वल हो जा रहा है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे रखेंगे लंबाई 28 + 7, यहाँ पे रखेंगे 20 - 4, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 35, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 16। अब दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो लंबाई हमारा हो जाता है 28, और यहाँ पे ब्रेथ जो दिया है कितना दिया है, 20। 28 × 20, तो 0 का 0, 8 दूनी 16 का 6, एक कैरी, 2 दूनी 4, 1 5, यानी 560 आ रहा है, ठीक है। इसका कितना है हमारा क्षेत्रफल, 560। और नीचे वाले का निकालते हैं जब उसमें बढ़ाया है और घटा दिया है, ठीक है। तो 35 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे 16 से, तो हो जाएगा 16 × 5 = 80 का 0, 8 कैरी, और 16 × 3 = 48, और 48 और 5 कितना हुआ, 56, यानी 560। तो दोनों का क्षेत्रफल भी क्या रहा, अपरिवर्तित रहा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 3 के पावर x + y = 9 एवं 3 के पावर x - y = √9, तो x एवं y का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर स्क्वायर = 3 के पावर में x + y, और यहाँ पे दिया हुआ दूसरा वाला 3 के पावर में x - y = √9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और 3 के पावर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x + y = 2, और इसको कैसे लिख सकते हैं, x - y = 1।
यहाँ पे प्लस माइनस कट जाएगा y, यहाँ पे बचेगा 2x इक्वल टू 3, यानी x का इक्वल टू क्या आ गया 3/2। अब x के वैल्यू हम लोग रखेंगे x वाले समीकरण में, यानी पहले वाले समीकरण में रखेंगे, तो x के जगह पे वहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2। x का वैल्यू हमारा आया था 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 प्लस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 माइनस 3/2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी हो जाएगा 1/2, यानी y का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1/2 और x का वैल्यू हमारा कितना आया था 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, x का वैल्यू 3/2 और y का वैल्यू 1/2। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है यदि इसकी परिमिति क्रमशः P1 तथा P2 हो तो निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों क्या है बराबर है, तो दोनों का फॉर्मूला लिख के इक्वल कर देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा a² इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा l इंटू बी। अब हम लोग क्या करते हैं, खुद से कोई भी यहाँ पर डिजिट मानकर क्या करते हैं इसको इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि a हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं और l के बराबर हम क्या रखते हैं 8 और b की जगह पर रख लेते हैं 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर रखेंगे तो 16 और 8 और 2 8 2 जा 16। यहाँ पे हम लोग l और b का ऐसा ही मान रखना है जिससे क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अब हम लोग निकालेंगे इसका परिमिति, तो वर्ग का परिमिति होता है 4a इक्वल टू आयत का परिमिति होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे 4 हो जाएगा, a का वैल्यू हम लोग ने क्या रखा था 4 रखा था, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल टू 2, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ से, प्लस और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 4 4 जा 16 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 8 और प्लस 2 10 और यहाँ पे 10 इंटू 2 यानी 20। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयत जो है वो क्या हो रहा है बड़ा हो जा रहा है, किससे वर्ग से। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, P2 बड़ा है P1 से। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% वार्षिक हो तो धन उधार लिया गया है, यानी कितना धन उधार लिया गया है ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना रुपए है किस्त में दिया जा रहा है तो 882 रुपये, और कितने वर्षों का है ये तो 2 वर्षों का है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 882 और ये है चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो यहाँ पे होता है 1 प्लस r/100 प्लस 882 2 वर्ष का है इसीलिए 1 प्लस r/100, यहाँ पे दूसरा वर्ष का हो जाएगा स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे 882 बटे में 1 प्लस 5% है वार्षिक ब्याज तो 5 बटे में 100, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, प्लस हो जाएगा 882 बटे में 1 प्लस 5 बटे में 100 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 882 बटे में 105 बटे में 100 प्लस 882 बटे में 105 बटे में 100, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर में। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले इसको कट कर लेते हैं 21 बार में, और ये 20 बार में कटेगा, ये भी 21 बार में कटेगा और ये 20 बार में कटेगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग 882 बटे में 21 बटा में 20 प्लस 882 बटा में 21 बटा में 20। यहाँ पे हम लोग 882 कॉमन ले लेते हैं तो 882 इंटू 20 बटा में 21 प्लस 20 बटा में 21 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं 882, यहाँ पे 20 बटा 21 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 20 बटा 21 बच रहा है 1 प्लस 20 बटा में 21, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, केवल इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 41 बटा में 21। अब ये सब क्या है मल्टीप्लाई में है तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 882 इंटू 20 बटा में 21 इंटू 41 बटा में 21, ये हो जाएगा हमारा 1640, ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी प्रतियोगिता में ए के पुरस्कार जीतने की संभावना 1/5 है
जबकि बी की पुरस्कार जीतने की संभावना 3/4 है। दोनों की पुरस्कार जीतने की संभावना क्या होगी? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए की पुरस्कार जीतने की संभावना कितनी है? 1/5। और बी के पुरस्कार जीतने की संभावना क्या है? 3/4। तो दोनों का पूछा है तो सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 3 और 5 चौका 20, यानी नीचे 20 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3/20। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज। निम्न में रीति काल का कवि कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहारी। उर्वशी किसका काव्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर का। जो देने योग्य है के लिए शब्द है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दे। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परीक्षा। जटिल का विलोम होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरल। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंबर। आई केप्ट द फ्लावर्स इन ए वेस, चेंज द वॉइस, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द फ्लावर वेयर केप्ट इन ए वेस। द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड गेन इज, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड, आई एम ब्लैंक्स लेट फॉर वर्क, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेयरली। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड सोबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एजिटेटेड। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल, ब्लैंक्स आइस फ्लोट्स ऑन ब्लैंक्स वाटर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नो आर्टिकल, यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। फाइंड द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस, इट इज आई हु डिड दिस, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हु। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स गिवन बिलो, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। फ्रॉम ए मीनिंगफुल वर्ड बाई एडिंग द प्रीफिक्स डिस ब्लैंक्स, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिसएग्री। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू असर्टिव, हाउ गॉर्जियस इज द सनसेट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस। n संख्याओं x1, x2, x3 ये x1 का औसत m है। यदि x1 को बदलकर x के पावर 1 कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग x1 प्लस x2 प्लस x3, कहाँ तक गया है? तो xn तक गया है। इसका औसत दिया हुआ है m, और यहाँ पे जो है कितनी संख्याएं हैं? तो यहाँ पे लास्ट वाली संख्या कितनी है? n है। तो यहाँ कितना हो जाएगा सारी संख्याओं का? तो यहाँ पे हो जाएगा m इंटू n हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू n हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बोला है कि x1 को बदलकर क्या किया जा रहा है? x के पावर 1 किया जा रहा है। तो x1 को हम लोग बदल के क्या करेंगे? x के पावर 1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x के पावर n इक्वल टू m इंटू n। अब यहाँ पे कोई भी जो संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ x1 ऐड कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस x1 और इधर भी क्या करेंगे? प्लस x1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn इक्वल टू n m प्लस x1 किया था हमने, और यहाँ पे क्या था हमारा? प्लस x के पावर में 1 था, तो इसको हम लोग ने इधर सेंड कर दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस x के पावर में 1। टोटल कितनी संख्या है? तो n संख्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नया औसत m n प्लस x1 माइनस x के पावर 1 बटा में n। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। यदि 8 के पावर x प्लस 8 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 72 है,
तो यहाँ पे पूछा है कि 2x के पावर -3/2x क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि 8 के पावर में x प्लस 8 के पावर में x बटा में 8, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 के पावर में x और -1 है तो 1/8 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे लिख दिए हैं इक्वल टू कितना दिया है 72 दिया है। अब हम लोग यहाँ 8x कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 8x 1 + 1/8 इक्वल टू 72। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा बचा हुआ था 8x 1 + 1/8 इक्वल टू 72। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8x इंटू इसको हम लोग करेंगे 1, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 8, ऊपर चला जाएगा 9 इक्वल टू 72। 9 से 72 जाएगा 8 बार में और यहाँ पे बच जाएगा 8x इक्वल टू 8 इंटू 8। तो 8 इंटू 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 के पावर में x इक्वल टू 8 का स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू अब इसमें पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं 2 इंटू 2 माइनस 3/2 इंटू 2। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 3। तो यहाँ पे 4 का क्यू होता है 64 और माइनस में तो क्या हो जाएगा बटा में चला जाएगा, यानी हो जाएगा 1/64। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं log 4x² + 2x माइनस log 4x + 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x का वैल्यू बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n इक्वल टू log m/n। तो इस पर हम लोग को तोड़ना है इसको, तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले log 4, ऊपर में हो जाएगा m हमारा तो x² + 2x, नीचे में हो जाएगा हमारा x + 2 इक्वल टू 2। अब यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो आगे सॉल्व करते हैं log 4 x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा x + 2, नीचे हो जाएगा हमारा x + 2 इक्वल टू 2, यानी x + 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा log 4x इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इसके लिए एक और फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगता है यहाँ पे log a के पावर में x हो तो इक्वल टू क्या होता है b होता है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं x इक्वल टू b के पावर में a। तो इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखे हम लोग b के पावर में a है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा b ये है और ये चल जाएगा पावर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर में 4, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे x का वैल्यू हमारा 16 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं n वह न्यूनतम मान है जिसके लिए x² - 3x - 4 तथा x³ - 2x² - nx - 3 के महत्तम संवर्तनांक में x सम्मिलित है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x² - 3x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे अब क्या करेंगे द्विघात समीकरण में इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 4x + 3 - 4 इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x - 4 + 1 x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x + 1 और यहाँ पे हो जाएगा x - 4। यहाँ पे हमारा x का वैल्यू 2 हो गया, x का वैल्यू 1 हो गया हमारा -1 और 1 हो गया 4। अब हम लोग इस दोनों वैल्यू को ये जो दूसरा वाला समीकरण दिया है इसमें पुट करके देखेंगे और उसके बाद जो न्यूनतम मान होगा वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए पुट करते हैं। हमारा x का वैल्यू आया है -1 और दूसरा आया है 4। चलिए पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो अगर -1 हम सबसे पहले पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 का क्यू करेंगे, उसके बाद माइनस, उसके बाद 2 -1 का स्क्वायर माइनस n, उसके बाद लिखेंगे -1, उसके बाद -3। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा -1। अब लिखेंगे यहाँ पे -2, -1 का स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा +1, तो यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई 1 कर। अब लोग यहाँ पे -n में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा +n - 3। यहाँ पे अब इसको आगे करते हैं सॉल्व तो यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 +n - 3। अब यहाँ पे -3 -2 -1 सबको ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा n - 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी है हमारा 0 तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 6, यानी n का वैल्यू यहाँ पे -1 पुट किए हैं तो कितना आया है 6 आया है।
यानी -1 पुट किए तो कितना आया 6 है। अब हम लोग क्या पुट करेंगे 4 पुट करके देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर -1 पुट किए हैं तो 6 आ रहा है, तो 4 पुट करेंगे तो ज़्यादा आएगा उससे, तो यानी हमारा न्यूनतम मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक समीकरण दिया है और इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं 5 प्लस ब्रैकेट में 2 माइनस 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, तो 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, उसके बाद डिवाइड बाई 2। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 24 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 29/2। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 29 में तो हो जाएगा 14 1/2। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों में 5:3 का अनुपात है, निम्नलिखित में से उस कक्षा में बच्चों की संख्या कौन सी नहीं हो सकती है, ये बताना है। तो मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या कितना दिया है यहाँ पे 5 और लड़कियों को दिया है कितना यहाँ पे 3 दिया है। और जब भी अनुपात में दिया रहता है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग x मान लेते हैं। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8x हो जाएगा। अब देखेंगे कि 8 की टेबल से कौन कौन सा इसमें कट जाएगा और जो नहीं कटेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8 की टेबल से 40 भी कट जाएगा, 96 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, केवल क्या नहीं कटेगा 150 नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। हम लोग को यहाँ पे प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं लिखना है, तो चलिए लिखते हैं 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23। प्लस हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोला औसत निकालने के लिए, और जितनी संख्याएं होती हैं उसको क्या करते हैं उससे डिवाइड करते हैं, यानी कि टोटल कितनी संख्या है 9 है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, तो सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 100/9। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 11 1/9। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। tan 30 sin 30 cos 60 और cosec 30, इसका केवल वैल्यू पुट करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan 30 का क्या होता है 1/√3, सब मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करेंगे। sin 30 बराबर क्या होता है तो 1/2 मल्टीप्लाई। cos 60 का क्या होता है 1/√3 इंटू cosec 30 का क्या होता है तो इसका होता है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा है केवल 1/√3 और 1/√3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। मेरी उम्र पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी रह जाएगी, मेरे और मेरे पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु कितनी है 3 गुनी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि मेरी आयु कितनी है x है और मेरे पुत्र की आयु कितनी है y है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मेरी आयु x, हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पुत्र की जो आयु है उसको हम लोग 3 गुना कर देते हैं, तो क्या होना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएगा फिर। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट समीकरण। अब यहाँ पे आगे बोला हुआ है कि 5 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुने हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि मेरी आयु कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, और मेरे पुत्र की आयु की यानी मेरे पुत्र भी तो बढ़ेगा 5 साल, तो यहाँ पे हो जाएगा y+5। कितना गुना हो जाएगा इसका आयु तो हो जाएगा 2.5 गुना। तो हम लोग क्या करते हैं पुत्र की आयु में 2.5 गुना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी इक्वल हो जाएगा दोनों का। तो इधर हम लोग 2 को सेंड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x + 5 = 5y + 5 5 25। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x, इस वाले y को हम लोग इधर सेंड करेंगे तो हो जाएगा -5y = यहाँ पे +5 है, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा -5। तो यहाँ पे 25 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाला समीकरण। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा समीकरण 1 x - 3y = 0 आया था, और दूसरा समीकरण है हमारा 2x - 5y = 15 आया था। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ऊपर में हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में 1 से कर देते हैं इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6y, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x। सिंबल चेंज करेंगे तभी कटेगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस। अब यहाँ पे हम लोग x को कटा लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा -y इक्वल टू -15। यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 15 आ गया। अब y का वैल्यू हम लोग रखते हैं फर्स्ट वाले समीकरण में, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 3, y का वैल्यू हमारा कितना 15, तो यहाँ पे कर लेंगे 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 45 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 45, यानी मेरी उम्र कितनी हो जाएगी 45 और मेरे पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब इसका हम लोग फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2ab बाई अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा को लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे लिया है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हम लिख सकते हैं सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा यहाँ भी था, तो हो जाएगा हमारा सी बाई ए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग ए बी और सी की जगह पे क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे एक्स के आगे क्या है पी है, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा ए, ये होता है हमारा बी, और यहाँ पे क्यू की जगह पे हमारा हो जाता है सी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा पी हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस पी। ए की जगह पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2, सी की जगह पे क्या लिखेंगे क्यू लिख सकते हैं, और एक जगह पे कुछ नहीं है तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ पे लिखेंगे नीचे में सी, तो सी की जगह पे क्या हमारा क्यू है, और एक जगह पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू बाई क्यू। यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर माइनस 2q बाई क्यू, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, तप्त तार अमीटर द्वारा मापन किया जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यवर्ती एवं दृष्ट धारा दोनों। यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थिर ऊर्जा घटेगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता साधारण सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से अधिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकार के तरंग दैर्घ्य से ब्लैंक्स है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम है। यदि 99 ओम प्रतिरोध वाले एक संटित गैल्वेनोमीटर से होकर कुल धारा का 1% ही प्रवाहित होता है तो संट का प्रतिरोध क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 ओम। शक्ति P के एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है, इसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम होगी। 125 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से 1 किलोग्राम का एक पिंड गिराया जाता है तो पृथ्वी से टकराते समय उसकी गति ऊर्जा क्या होगी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1250 जूल। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को क्या कहा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आसंजक बल कहा जाता है। किसी कांच के टुकड़े से जिसकी मोटाई 4 mm एवं अपवर्तनांक 3 है से प्रकाश की किरण को गुजरने में लगा समय क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 × 10⁻11 सेकेंड। निम्न में से कौन सा उपकरण लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु घड़ी।
किसी परिक्षेप गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। पोटास फिटकिरी का जलीय विलयन होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी की खोज की? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्वेट। एक तेल या वसा से असंतृप्त की मात्रा को मापा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयोडीन मान से। यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धात्विक हाइड्राइड। सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपचयन द्वारा। निम्नलिखित में ऊर्ध्वापतन यानी सब्लिमेट नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। काले रंग का सल्फाइड है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Bi2S3। निम्न में से कौन जल में अघुलनशील है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी PbSO4। हाथी पाँव नामक रोग का वाहक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। ग्रीन ग्रंथि निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टेशिया का। मोलास्का से कौन संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैटलफिश। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जस्ता। जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑर्निथोलॉजी। ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाइरुविक अम्ल। मोहर लवण है। मोहर कैसा लवण है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक द्विक लवण है। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है, तो इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NR नारायण मूर्ति। खाली स्थान लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथनोग्राफी। पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी PT उषा को। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिसंस्करण केंद्र दोनों है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगलौर, हल्दिया और विशाखापत्तनम। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसा आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। चितान वसाल गुफाएं चित्रकलाएं खाली स्थान में स्थित है, यानी कौन सी जगह पे स्थित है और खाली स्थान से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी किसके किसके बीच थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता और आगरा के बीच थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बम्बई में। और कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो यह हो जाएगा 1885 में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बम्बई में। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1699 में। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1930 को। भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ, कब पारित किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1865 में। दिए गए परिपथ में ए और बी के बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निम्न दाब से। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभ्यारण्य है जहां गेंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा। भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी पर।
सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। हर्ष का राज कवि कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट। संत कबीर के गुरु कौन थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामानंद। कितने यामोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 और यहाँ पे दिया हुआ है सूची 2। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो हो जाएगा वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान जनगण मन। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ। और राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4 1 3। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संविधान में। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्वाचित होने की अवधि क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रति 2 वर्ष। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि से। बिहार के कुछ भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 70%। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1916 में। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञानेंद्र निगोबम। निर्माणाधीन फेनी पुल किन 2 देशों को जोड़ेगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत और बांग्लादेश। एशियाई वाटर बर्ड जनगणना किस राज्य द्वारा आयोजित की गई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोहा। तो फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट होता है सेट नंबर 7। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।